औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। बेटा आपको पता है हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, उसका आगाज़ किया हुआ था। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन और जो पहला टॉपिक था जिसका नाम था विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, ठीक है, ड्रैग विस्कोसिटी था एक उसके अंदर, फिर ड्रैग फोर्स आ रहा था, फिर स्टोक्स लॉ आ रहा था। इसके मतलब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कशन भी कर ली और स्टडी भी इसको कर लिया और समझ भी लिया इसको। आगे फर्दर अगर मूव करते हैं हम तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो अभी जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। इसके मतलब अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लिखता हूँ डेफिनेशन लिखने के बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूँ ताकि समझा सकूँ आपको डेफिनेशन के ज़रिए। तो बच्चों कहते क्या है, कहते हैं द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, द मैक्सिमम and constant velocity of an object the maximum and constant velocity of an object falling vertically downward the maximum and constant velocity of an object falling vertically downward is called terminal velocity. कहते हैं द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, कि मैक्सिमम भी हो और कांस्टेंट भी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट से मुराद ये है कि जब वो मैक्सिमम हो जाए तो वो मैक्सिमम ही रहे, उससे ना कम हो, ठीक है। और कांस्टेंट से मुराद ये है कि जब वो मैक्सिमम हो जाए और ना वो कम हो ना वो ज्यादा हो, ठीक है। बारह सुने, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। मैक्सिमम तो समझ आ गई कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो उसकी स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होती है मैक्सिमम। फिर आगे वर्ड आ रहा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से मुराद स्टूडेंट्स इधर ये होगा कि जब उसकी जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम हो गई तो मैक्सिमम होने के बाद वो ना तो कम हो वो ना तो ज्यादा हो, ठीक है। मैक्सिमम से भी ज्यादा कुछ भी ना हो, ठीक है। जो मैक्सिमम उसने होना था उतनी ही रहे, उससे कम ज्यादा बिल्कुल ना हो तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि जब कोई आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो ऊपर से बिल्कुल सीधा नीचे फेंका जाए, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंका जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसकी वो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रेन ड्रॉप की बात करते हैं, बारिश का एक कतरा जो होता है, ठीक है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक वक्त पर आने तक उसकी जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, और मैक्सिमम होने के बाद साथ कांस्टेंट भी हो जाती है क्योंकि उसकी से फर्दर आगे वो इंक्रीज नहीं होती। इसकी और कॉमन एग्जांपल मैं दूं तो अगर आप एक पैराशूट की मिसाल ले लें, अगर एक आदमी है वो पैराशूट बांधकर ऊंचाई से, ठीक है, मैक्सिमम हाइट से वो छलांग लगाता है, ठीक है, वो नीचे आता है। आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, उसकी जो स्पीड होती है, आहिस्ता आहिस्ता से वो नीचे आ जाता है। इस वजह से उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या वजह होती है कि आपके पास जो नीचे आते वक्त उसकी जो मैक्सिमम उसने वेलोसिटी अटेन करनी थी वो कर लेता है, ठीक है। और कांस्टेंट किस वजह से रहती है, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज नीचे फेंकी जाए, जो वो जमीन के नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती जाएगी, स्पीड ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। लेकिन वो कांस्टेंट क्यों होती है, अब वर्ड आता है, ये मसला ये आता है कि कांस्टेंट क्यों होती है, ठीक है। बेटा कांस्टेंट होने की वजह ये होती है कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए, या हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब फ्लूइड के अंदर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए या एयर के अंदर, तो क्या होता है उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स अमल करती है जो कि उसकी रेजिस्टेंस को, उसकी मोशन
में रेजिस्टेंस पैदा करती है, ठीक है, फ्रिक्शनल इफेक्ट पैदा करती है। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त उसको ग्रेविटी की फोर्स अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है, लेकिन जो ड्रैग फोर्स होती है वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रही होती है। तो क्या होता है, दोनों फोर्सेस मिल जाती हैं, और जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर आ जाए, जितनी ग्रेविटी की फोर्स थी उतनी ही ड्रैग फोर्स बन जाए, तो क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उससे वो ना बढ़ेगी ना उससे वो कम होगी, बल्कि फिर क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट सारा टॉपिक, जो सारा इंट्रोडक्शन था टर्मिनल वेलोसिटी का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूं, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा हो उस वक्त की जो उसकी मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कहते हैं अगर फिर वही बात कि अगर एक रेन ड्रॉप आप कंसीडर कर लें, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, ऊपर से नीचे जब बारिश हो रही हो बारिश का कतरा ऊपर से नीचे ही आएगा। कहते हैं द ड्रैग फोर्स ऑफ एयर इंक्रीज एज द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज, ठीक है। अगर क्या होता है कि ड्रैग फोर्स ऑफ एयर की ड्रैग फोर्स जो होती है इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट वो क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। कहती है द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट, के नेट फोर्स ड्रॉपलेट के ऊपर, उस कतरे के ऊपर जो नेट फोर्स अमल करेगी वो क्या करेगी, किस तरह की होगी, उसको हम देख लेते हैं। अब नेट फोर्स आपके पास आएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट, जो उसका वेट था, माइनस ड्रैग फोर्स, के वेट में से उसको क्या करें, ड्रैग फोर्स को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब वेट तो हमें पता है, W पढ़ा हुआ हमने, वेट बराबर होता है W के, और W बराबर होता है mg के, ठीक है। हमने क्या किया, W की जगह क्या आ गया, mg, साथ आ गया माइनस ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा था 6 पाई ईटा r और v, 6 पाई ईटा r और v, तो इधर आपके पास आ रहा था f। फिर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स होती है, सिंपल फोर्स F बराबर होता है ma के। तो आप क्या करेंगे, इधर आप लिखेंगे ma इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा r v, ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। फिर कहते हैं व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट, ठीक है, कि जब ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाती है, ड्रॉपलेट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर लें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, देन इट विल स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर वो क्या होता है, मैंने भी पहले यही बताया कि जब वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक जैसी वेलोसिटी के साथ नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मुराद यही है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जो हो जाती है चेंज नहीं होती। कॉल टर्मिनल वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है वो कांस्टेंटली या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड में या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो क्या कहते हैं हम कि चेंज इन वेलोसिटी वो सिफर है, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी सिफर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो भी सिफर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जब बात करें तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज ही कोई नहीं, ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो उधर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सिफर होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक होगा बेटा। फिर जो ऑब्जेक्ट था आपके पास कोई भी, वो मूव कर रहा था कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको क्या करें, ये जो आपके पास v आ रहा है इसको हम रिप्रेजेंट कर दे टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, ठीक होगी बात। फिर कहते हैं हमने अभी बात की कि जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। आप m की जगह पुट कर दें 0 इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा r v, साथ आ जाएगा t, ये आपके पास फार्मूला बन गया।
अब क्या होगा, m के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे या 0 के साथ जिस टर्म को मर्जी मल्टीप्लाई करें आप, उसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक होगी बात। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, तो आपके पास ये वाली प्लस हो जाएगी। आपके पास क्या आएगा, 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। ठीक हो गया। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, यानी कि अब हमने इस फार्मूले से जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है उसको ड्राइव करना है, इस फार्मूले से हमने टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है। तो आप बेटा क्या करेंगे, वी टी जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है वो अपनी इस जगह पर कायम रहेगी, इधर ही रहे स्टे करेगी, और आपके पास जो ये वाली इसके साथ टर्म आ रही है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। वी टी का जो फार्मूला बनेगा, वी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, खाली ईटा आर, यहां तक आपके पास ये जो फार्मूला आपके पास आ रहा है ये भी किसका फार्मूला है, टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, ये आपके पास जो फार्मूला अभी आया है ये फार्मूला आपके पास आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी का। लेकिन क्या करें, अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, अगर इसको हम मजीद और एक फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से अगर एक और फार्मूला ड्राइव करें, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, लेकिन एक और फार्मूला भी हम ड्रा कर सकते हैं। उसकी तरफ अगर हम देखें तो क्या करना है आपने, कहते हैं अगर इस फार्मूले में देखें तो आपके पास ये जो वी टी आ रही है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये जो वी टी है, और ये जो ईटा आ रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, बाकी एम जी, एम मैस, जी ग्रेविटेशनल फोर्स थी या एक्सेलरेशन, फिर आपके पास पाई और आर रेडियस है उस स्फीयर का या उस ड्रॉपलेट का, क्योंकि वो स्फीयर की फॉर्म में होता है जो भी कतरा ऊपर से नीचे आ रहा हो। ठीक है, फिर कहते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, इसको आपने क्या कह लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक होगी बात। कहते हैं अब जो हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन वी टी एंड और रेडियस के टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का जो आपस में रिलेशन आता है वो क्या आता है, अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी कि जो आपके पास डेंसिटी होती है, अगर हम डेंसिटी का फार्मूला देखें तो डेंसिटी किसके बराबर आती है, आपको पता है डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम या एम ओवर वी के, और हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ। ठीक है, ये सिंबल आपको पहले बताया जा चुका होगा कि जो आपके पास ये वाला सिंबल आता है इसको हम पढ़ते हैं रो। ठीक है, ये डेंसिटी का सिंबल है और इसको हम पढ़ते क्या है, रो। तो आपके पास क्या आएगा, जो डेंसिटी आ रही है रो किसके बराबर आ रही है, एम ओवर वी के। तो अगर आप क्या करें, इधर से मैस निकालना चाहें, क्योंकि जो डेंसिटी है वो बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के, लेकिन अगर आप इधर से मैस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मैस की वो क्या आएगी, m इज इक्वल टू, m अपनी जगह पर कायम, v इस साइड पर डिवाइड हो रहा था, अगर इस साइड पर हम लेके आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो, साथ आ जाएगा v। ठीक है, एक तरफ डिवाइड, दूसरी तरफ आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब बेटा आपने याद रखना है, चूंकि हम इस टॉपिक में या इस टर्म के अंदर जो बात कर रहे थे, ठीक है, वो बात कर रहे थे स्फीयर की, यानी कि आपके पास जो बारिश का कतरा था वो भी किस फॉर्म में आ रहा था, आपके पास स्फीयर की फॉर्म में आ रहा था। अब इधर ये जो v आ रहा है इसको आपने ये नहीं समझना कि ये वेलोसिटी है, बल्कि बेटा ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो हमें पता है जो स्फीयर के वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास आता है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। आपने क्या करना है, अब इस v की जगह ये वाले v की वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा m इज इक्वल टू रो एज इट इज, साथ आ जाएगा 4 पाई इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया एक मैथ्स का। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको आप जो वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1 कि आपके पास अभी जो ये वाली वैल्यू आई है आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि जो ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी 1, इसमें जो मैथ आ रहा था, आपने अब मैथ की जगह इसकी ये वाली वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, वी टी इज इक्वल टू, अब देखिए m की जगह ये वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, साथ आ जाएगा इसके g, और नीचे आपके पास जो आ रहा था एज इट इज 6 पाई ईटा और r, 6 पाई ईटा और r आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा क्या होगा कि आपके पास ये जो 3 है, ठीक है, ये नीचे वाले बट्टे के नीचे जो आ रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये ओवर के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, रो 4 पाई आर क्यूब और साथ जी आ रहा था, तो 3 नीचे जाके शिफ्ट हो गया, 3 इंटू 6 पाई ईटा आर। अब इधर से थोड़ी सी कटिंग होगी, क्या कटिंग होगी, अगर हम देखें, सपोज चले मैं इधर 4 को बाहर लिख लेता हूं ताकि कटिंग में आसानी हो, ये आ रहा था 4 और साथ रो। अब देखिए 2 के साथ अगर देखें हम, 2 2 क्या होता है 4, 2 3 होता है 6, एक ये कटिंग होगी। उसके बाद ये वाला पाई इस पाई के साथ कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये वाला पाई इस पाई के साथ खत्म। अब ये देखिए ये वाला r इस r क्यूब के साथ गया तो बाकी रह गए 2r, 2r। ठीक है, यहाँ r की पावर जो पहले क्यूब आ रही थी, अब जो r की पावर है वो क्या बच जाएगी, स्क्वायर बच जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखिए हम, जो बाकी बच रहा है आपके पास वी टी का फार्मूला या टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 2, साथ आ रहा है रो भी आ गया, और साथ आ रहा था आर का स्क्वायर, और साथ आ रहा था जी डिवाइडेड बाय, ओवर के नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, ये आ गया 9, साथ आपके पास आ गया जस्ट ईटा। ठीक है, 9 ईटा, ये आपके पास फार्मूला किसका बन गया, टर्मिनल वेलोसिटी का, सिंपलीफाई करने के बाद। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें, हमने चूंकि निकाला था रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है, रेडियस का और टर्मिनल वेलोसिटी का हमने रिलेशन निकालना था। तो आप क्या करेंगे, देखें अब आपके पास ये जो रो चीज है ये भी एक कांस्टेंट है, जो जी है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है क्या है, फिक्स वैल्यू है। ईटा जो होगी ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी आप फिक्स है, हमें पता होगी क्या होगी। अब अगर हम क्या करें, वी टी से क्या करें, वी टी इज इक्वल टू 2 रो साथ जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। इधर से अगर हम आर को सेपरेट कर लें, ठीक है, इधर से अगर हम आर को सेपरेट करें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन आ रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है विद द स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है, ये चीज आपके पास कांस्टेंट थी, ये ठीक है, ये जो चीज आ रही है, ये जो चीज है सारी की सारी क्या आ रही है, कांस्टेंट है। तो जो रिलेशन आएगा, क्योंकि हमने फाइंड भी करना था रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड आर रेडियस, ड्रॉपलेट का जो रेडियस था उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी उसके दरमियान हम रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे थे। तो अब हमने क्या ड्राइव किया कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है, तो कहती हैं दस टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं लिख देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी is directly proportional to the square of terminal velocity is directly proportional to the square of radius के रेडियस के आपके पास जो स्क्वायर आ रहा है उसकी
जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जिसका नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, जो बहुत ही सिंपल सा तकरीबन टॉपिक था, इतनी डिफिकल्टीज इसके अंदर नहीं कोई सामने आई हमारे। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड पर सारे का सारा टॉपिक मौजूद है, मैंने रेज कुछ भी नहीं किया। अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ 1-2 मिनट का, तो नाम था हमारे पास टॉपिक का टर्मिनल वेलोसिटी। हमने कहा द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट स्पीड, the maximum and constant velocity of an object falling vertically downward is called terminal velocity। कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊपर से नीचे आते वक्त जो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक होगी बात। फिर हमने कहा अगर हम नेट फोर्स मालूम करना चाहते हैं, मिसाल हमने ये एग्जांपल ली थी एक रेन ड्रॉपलेट की, ठीक है, बारिश का कतरा तो एक हमारे पास, हमने कहा कि वो स्फीयर की फॉर्म में है, अगर उसके ऊपर जो नेट फोर्स अमल करेगी वो अमल कैसे करती है, क्या होगी। हमने कहा नेट फोर्स बराबर होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स, के ड्रॉपलेट का जो आपके पास वेट था उसमें से ड्रैग फोर्स को क्या कर दिया माइनस, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। अब अगर हमने इनके सिंबल्स या फार्मूलाज लिखे, नेट फोर्स बराबर होती है एफ के, वेट बराबर होता है mg के, ड्रैग फोर्स का फार्मूला था 6 पाई ईटा r vt। ठीक होगा बेटा। फिर हमने कहा चूंकि जो आपके पास f है वो बराबर होता है ma के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू ma, और ये वाली चीज एज इट इज। ठीक होगी बात। फिर हमने कहा कि आपके पास ये हमारे पास ये जो आ रहा था ड्रॉपलेट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा था, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट होगी। चूंकि हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं होता, सिफर होता है। तो हमने कहा अगर चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। तो हमने इस एक्सेलरेशन की जगह जीरो पुट किया तो ये सारी टर्म जीरो हो गई। फिर ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही थी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल हमने दूसरी तरफ लेकर गए तो प्लस हो गई। फिर स्टूडेंट्स हमने निकालना था रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी का, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास इधर से क्या आएगी vt एज इट इज, और ये वाली चीज इधर आके डिवाइड, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमने कहा अगर रिलेशन निकालना चाहे बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस r, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है उसका, फिर हमने कहा ये हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हमने पढ़ा किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। अगर डेंसिटी का सिंबल देखिए वो आता है रो, मैस का देखिए m, वॉल्यूम का देखिए तो v। तो आपके पास हमने अगर इधर से वॉल्यूम मैस का फार्मूला ड्राइव करना हो तो मैस एक तरफ v इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, तो m इज इक्वल टू रो v। अब ये जो रो के साथ v आ रहा है ये एक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। फिर हमने क्या किया, इस v की जगह ये वैल्यू पुट की तो आपके पास m का ये फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है, m की वैल्यू इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो हमने क्या किया, पुट करने के बाद इधर आगे कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद आपके पास जो फार्मूला बन रहा था या बच रहा था वो ये बचा। फिर इधर से हमने r को सेपरेट किया, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है या जो शो कर रहा है कि आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, और आई होप कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।